So let's start this today's session. हेलो, चलिए ठीक है। तो आपको वर्क पता होगा, वर्क क्या होता है? इट इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये सारी बातें मैं नहीं करूंगा, इसके लिए हम अलग से बाद में समय निकाल लेंगे। अभी हम बस इस फॉर्मूले पे कंसंट्रेट करते हैं और इस फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन करते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क। ठीक। और दूसरा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब फोर्स कंटिन्यूस हो और कांस्टेंट हो। कंटिन्यूस एज वेल एज कांस्टेंट। कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, पर कंटिन्यूस होना जरूरी है। और इस वाले में इंटीग्रेशन आता है, और इस वाले में डॉट डीएस इस तरह से इंटीग्रल सॉल्व होता है। और इस वाले में भी एफ का कंटिन्यूस होना तो बहुत जरूरी है। एफ शुड बी कंटिन्यूस। एफ शुड बी कंटिन्यूस। बट लेकिन जो एफ होगा वो वेरिएबल होगा इस वाले केस में। तो एफ इज कंटिन्यूस बट एंड वेरिएबल। सो एक चीज जो जरूरी है वो ये है इस फॉर्मूले में कि फोर्स का कंटिन्यूस होना जरूरी है। कांस्टेंट होना या वेरिएबल होना जरूरी नहीं है, फोर्स कैसा भी हो सकता है, पर कंटिन्यूस अप्लाई होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट पे। कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन ए पार्टिकल। किसी पार्टिकल पे कंटिन्यूस एप्लीकेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एस, अगर छोटा डिस्प्लेसमेंट तो डीएस, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, एस डीएस जो भी है। ये डिस्प्लेसमेंट किसके होंगे? तो ये उस पार्टिकल के होंगे जिस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। पार्टिकल ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स इज अप्लाइड। हमारे पास क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रिंग का केस ले लें। स्प्रिंग का केस ले लेते हैं और यहां मैंने फोर्स अप्लाई किया इस पार्टिकल पी पे। इस पार्टिकल पी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये पार्टिकल मान लो क्यू है, ये पार्टिकल मान लो आर है। अच्छा, अभी क्या होगा, जैसे इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये वाला जो पॉइंट पी है वो थोड़ा मान लो यहां पहुंच गया, इसका x1 डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ये वाला जो q है वो मान लो यहां पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से x2 हुआ। और ये वाला r है, मान लो यहां पहुंच जाता है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x3 हुआ। तो मुझे बताओ वर्क डन क्या लिखोगे आप? वर्क डन बाय व्हाट? देखो, वर्क कौन करता है? तो वर्क फोर्स करता है। तो लिखना ये ज्यादा सही है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ऐसा ही आपको किताबों में लैंग्वेज मिलेगी, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना वर्क करता है वो आपको देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क जो है उसकी बात चल रही है। सो कितना अप्लाइड फोर्स ने वर्क किया, कितना किया? बोलो, एनी आंसर? हाँ, सर ये जो डिस्प्लेसमेंट के वो सबको प्लस कर देंगे ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का लेना है जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया है। ये फोर्स कौन से पार्टिकल पे अप्लाई किया गया? पी पे। तो किसका डिस्प्लेसमेंट लोगे? पी का, खाली पी का। x1, तो एफ इंटू f डॉट x1। ये वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स होगा। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। पूरी स्प्रिंग का नहीं लेना है। पूरी स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आया, x1 इसका आया, और मान लो पूरी स्प्रिंग का कुछ आता है एक्सटेंशन, वो कुछ और होता, जो भी आता, पर हमको पूरी स्प्रिंग का लेना ही नहीं। हमको खाली उस पॉइंट का लेना जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया।
मान लो मैं फोर्स अप्लाई करता है इस क्यू पे, तो किसका डिस्प्लेसमेंट लेता है? क्यू का। क्यू का। पर हमारे लिए तो सर ऐसा कुछ बताया नहीं हमको। ऐसा इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरा का पूरा एक जैसा होता है और वो ट्रांसलेशन में होता है। जब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन में होता है ना, तो क्या होता है? ट्रांसलेशन मतलब चलना चलना, खाली खाली लीनियर मोशन जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। खाली लीनियर मोशन होता है, तो उसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारे ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से चलते हैं। मान लो अगर ये x1 चला है, तो उसका भाई ये जो बैठा है नीचे वो भी x1 चलेगा, और उसका छोटा भाई यहाँ बैठा है वो भी x1 चलेगा। तो इसका मतलब अगर ये ब्लॉक x1 चला है ना यहाँ पे, मान लो ये ब्लॉक x1 चल के यहाँ पे पहुंच गया, x1 चल गया यहाँ से यहाँ तक x1, तो इसके सारे पार्टिकल x1 ही चलने वाले हैं। तो अगर आपने फोर्स अप्लाई मान लो यहाँ पे किया, मान लो आपने फोर्स अप्लाई यहाँ किया, तो आपको वास्तव में कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लेना है? इस पार्टिकल का लेना है ना। यस। लेकिन ये पार्टिकल भी उतना ही चलेगा जितना कि पूरा के पूरा ब्लॉक चला है। तो हम बोल देते हैं इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे बोल देते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, पर ऐसा नहीं है। ये उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जिस पार्टिकल पे फोर्स लगाया गया है। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल दिया जाता है, पर वो हमारे लिए सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन में सभी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल इस ब्लॉक में ले लोगे, सभी बराबर डिस्टेंस चलेंगे, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो बेसिकली इसको ये कहना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि जहां पे स्प्रिंग आ जाएगी और कुछ और वेरिएशन आएगा, वहां पे अगर आप पूरे का अगर डिस्प्लेसमेंट ले लोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ये कहना सही रहेगा, एट विच फोर्स इज अप्लाइड। इट इज मोर प्रिसाइज टू से लाइक दिस। चलिए, तो यहां ये बात हमको समझ में आई। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी भी है। ग्रेविटी कैसे वर्क करती है? ग्रेविटी के अंदर मान लो फॉर्मूला वही, क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, मैंने पहले ही कहा था। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस आपको लेना है जब फोर्स कांस्टेंट हो और कंटिन्यूस हो, तो ग्रेविटी में ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फॉर ग्रेविटी अगर आप एफ ग्रेविटी है मतलब mg है, तो ये लिया जाएगा। मान लो ब्लॉक है यहाँ पे mg, ये ब्लॉक। अच्छा, अब इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, हम खाली ग्रेविटी का वर्क देख रहे हैं। तो हमको ग्रेविटी कितनी लग रही है खाली उससे मतलब होना चाहिए। तो इस ब्लॉक को उठा करके मैंने मान लो एच हाइट पे ले गया, ऐसे यहां जाके रख दिया ऊपर, यहां रख दिया एच हाइट पे। ठीक, फ्रॉम हियर टू हियर इज द हाइट एच। तो आपको पूछा जाए कि भाई ग्रेविटी इस पोजीशन 1 से लेकर के इस पोजीशन 2 तक कितना वर्क हुआ, ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ऐसा, मान लो कोई सीधा ना ले जाकर के, ये तो सीधा ले गया मैं इसको, ऐसे इसको सीधे ले गया, ऐसे सीधा ना ले जाकर के अगर इसको टेढ़ा ले लिया जाए, कोई ऐसे ले जाए, ऐसे एल डिस्टेंस पे, ऐसे थीटा एंगल, तो कितना वर्क होगा ग्रेविटी के? बताओ इन दोनों केसेस में ग्रेविटी, मान लो इसका मास है, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? वर्क डन बाय ग्रेविटी, फॉर्मूला ये लगाना है। mgh। दोनों केसेस में mgh? नहीं सर, फर्स्ट में। फर्स्ट में mgh और दूसरे में? फर्स्ट में mgh। ओके। पहले में वर्क डन जो आएगा mgh आएगा, और दूसरे में वर्क डन आएगा mgh cos थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, हम ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन देख रहे हैं, क्योंकि वर्क डन फोर्स का देखा जाएगा। तो वर्क डन लिख लेना खाली सफिशिएंट नहीं होगा, तो यहाँ मैंने इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन लिखी है। मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना चाहिए, तो मेरा काम सिंपल होगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस ब्लॉक को ऊपर उठाने में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। ग्रेविटी का रोल खाली नीचे लगने में है।
ऊपर कौन उठा रहा होगा? तो कोई फोर्स, कोई आदमी ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, है ना, कोई फोर्स आदमी लगा रहा होगा जो उसको ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कर रहा होगा, तो ये आदमी उसको ऊपर उठा करके यहाँ रख रहा है। पर हमें इस फोर्स से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ग्रेविटी का वर्क पूछा गया है, तो खाली ग्रेविटी से मतलब है। तो एक काम करो, ना तो इनिशियल पोजीशन को देखो और ना ही फाइनल पोजीशन को देखो, एक इंटरमीडिएट पोजीशन यहाँ पे बीच में अगर ये होता तो क्या होता वो देखते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। तो mg नीचे लग रहा होता और f इस पे ऊपर लग रहा होता। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। है ना? और देखो एफ डॉट एस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा। हम कौन सा एफ की बात कर रहे हैं? हमको खाली ग्रेविटी से मतलब है। ये एफ जो आदमी ने लगाया बाय मैन, उससे हमको कुछ मतलब नहीं है। मैन ने कितना फोर्स लगाया उससे हमको कुछ मतलब नहीं है, हमको ग्रेविटी का वर्क निकालना है। तो ग्रेविटी नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। थीटा जो है वो 180 डिग्री का है। तो जब आप यहाँ पे mg लिखोगे, यहाँ पे h लिखोगे और cos लिखोगे 180, तो ग्रेविटी का वर्क क्या आएगा? mgh का माइनस mgh? माइनस। तो फर्स्ट वाले केस में ग्रेविटी का वर्क कितना आ गया? माइनस mgh। चलिए अब सेकंड वाले केस में देखते हैं। सेकंड वाले केस में अगर मैं इंटरमीडिएट पोजीशन देखूं, ये पहली पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, लेट्स सी, and if I see the intermediate position somewhere here, तो ब्लॉक अगर यहाँ पे है तो mg तो ऑब्वियसली ऐसे ही लग रहा है, पर अगर इसको ऐसे लाया गया, मतलब कोई फोर्स ऐसे लग रहा होगा f, पर हमें इस f से कुछ लेना देना नहीं है, हमें खाली ग्रेविटी का वर्क देखना है। देखना है कि नहीं देखना है? यस सर। है ना, ग्रेविटी का वर्क, वी ओनली हैव टू सी द वर्क ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट तो इस दिशा में हो रहा है और ग्रेविटी लग रही है इस दिशा में। देखो डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है, ये वाली, ये जो दिख रही है, और ग्रेविटी लग रही है नीचे। हमको एफ डॉट एस कॉस थीटा में, एफ एस कॉस थीटा में ये जो थीटा होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो अगर आप देखोगे तो ये थीटा है और ये 90 है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ एल, मान लो एल हुआ यहां से यहाँ पे, लेकिन mg तो लगा नीचे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 प्लस थीटा। हाँ, तो क्या लिखोगे? W इज इक्वल टू mg L cos 90 plus theta. cos 90 प्लस थीटा। So you will write mg L sin theta. और L sin थीटा, मजेदार बात यह है कि L sin थीटा ये L cos थीटा होगा और ये वाली जो हाइट है वो L sin थीटा होगी, और L sin थीटा फिर से h है कि नहीं? h ही तो है। मतलब इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट का मैंने बात की ना, ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना चाहिए यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस L है मान लो, तो ये हाइट कितनी है? h है कि नहीं? यस सर। है ना, तो ये हाइट h है। ओके, तो इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया? और cos 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस sin थीटा आएगा एक्चुअली, तो माइनस mgh। हाँ। तो फिर से क्या आ गया? वर्क डन बाय ग्रेविटीज। ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने? नहीं आई तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। यस सर। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात, यस सर। यहाँ पे समझने वाली बात ये, देखो ऐसा हुआ ये, लेट्स सी इट अगेन, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने दूसरा जो एग्जांपल लिया उसमें ब्लॉक को यहाँ से यहाँ रखा और मैं कह रहा हूँ कि एल डिस्टेंस, अगर नीचे वाला पॉइंट का अगर एल डिस्टेंस अगर देखें इसी का, तो ये एल है, ठीक है, mg लिख रहा है नीचे, ये है थीटा, थीटा लिया था ना, हॉरिजॉन्टल से थीटा लिया, और ये 90, और ये हाइट आपको पता है h है। तो अगर ये l है तो ये l cos थीटा और ये हो गया l h इज इक्वल टू l sin थीटा। हमारे पास जो वर्क आया था वो आया था mg l cos 90 प्लस थीटा, क्योंकि जो एंगल है इस l और इस mg के बीच में वो 90 प्लस थीटा है, तो इस तरह से लिखा जाएगा, तो आएगा mg l माइनस sin थीटा
और एल साइन थीटा का वैल्यू h है, तो माइनस mgh, ये w आ जाएगा। ठीक, अच्छा तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ग्रेविटी का वर्क हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले उसको सीधा ले जाओ, ऐसे ले जाओगे तब भी वही आएगा, उसको ऐसे ले जाओ और मान लो उसको टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कैसे भी ले जाओ ना आप, तब भी कितना होगा ग्रेविटी का वर्क? माइनस mgh। माइनस mgh ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इस फॉर्मूले में ऐसी क्या खासियत है जो बार बार mgh ही लेके आ रहा है? पहली खासियत तो है कि mg कांस्टेंट फोर्स है, और दूसरी खासियत यह है कि अगर फोर्स की जगह मैं mg लिख दूं और cos थीटा mg के साथ ऐड कर दूं और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐड कर दूं थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल, तो एक काम करते हैं, mg cos थीटा क्या होगा? देखो mg cos थीटा क्या होगा, mg cos थीटा mg का वो कंपोनेंट होगा जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। नहीं समझ में आ रहा होगा आपको? देखो मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टेढ़े वाले एग्जांपल में ऐसे जो टेढ़ा में ऐसे ले गया था इसको, ऐसे थोड़ा यहां तक, जैसे कि यहां तक, यहां से यहां ले गया मैं इसको, ये एल है और ये थीटा है, जैसे भी थीटा, ठीक है, और ये हाइट मान लेते हैं एच। मैंने अभी एच यहाँ ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट से देखिए, आप एच नीचे वाले पॉइंट की नीचे वाले पॉइंट से भी देख सकते हो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हाइट भी एच ही होगी। ठीक है, जैसे भी आपको देखना हो, ऐसे एल मिलाना हो तो ऐसे मिला लो, ये भी थीटा है। ठीक, mg लग रहा है नीचे। अब आप देखो mg नीचे लग रहा है और mg के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो mg के अलोंग तो खाली h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो अगर ये ऐसे जा रहा है तो ये दो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, द वन इज l cos थीटा एंड अदर इज l sin थीटा। बोलो कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। पर हमें क्योंकि mg एक कांस्टेंट फोर्स है, तो जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट फोर्स के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है वही मायने रखता है। क्यों? क्योंकि w इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, और कॉस थीटा किसी भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर मैं बनाऊं, ये मान लो फोर्स है और ये मान लो ऐसे है और ये एंगल थीटा है, आपको कहा जाए एफ कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट होगा, तो एफ कॉस थीटा यही तो होगा, और ये एस साइन थीटा होगा, सॉरी एफ 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 साइन थीटा होगा। तो इसका मतलब है एफ कॉस थीटा इंटू एस क्या चीज है? ये एफ कॉस थीटा वो है जो इस फोर्स का एस के अलोंग कंपोनेंट है, या फिर आपको ऐसे भी बोला जा सकता है, ये एस है, ये एफ है और ये थीटा है, तो एस के दो कंपोनेंट को, तो एस के दो कंपोनेंट एस कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो गया एस साइन थीटा। तो हमारे पास इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना इन दोनों, तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला आने वाला है, या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वर्क का फॉर्मूला आएगा। एफ साइन थीटा से कुछ लेना देना नहीं, मतलब फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कुछ लेना देना नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कुछ लेना देना नहीं है। खाली किससे मतलब है? फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यहां पे mg की बात करो तो mg नीचे है और इसके दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक है l cos थीटा और दूसरा है l sin थीटा। तो हमें अगर फोर्स नीचे लग रहा है तो हमें इस डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लेना होगा जो कि फोर्स की डायरेक्शन में है, जो कि यहाँ पे l sin थीटा है। बोलो बात क्लियर है? यस सर। ये जो है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो इससे कुछ मतलब नहीं है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस कंपोनेंट। तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ एंगल कितना है, या फिर अगर कांस्टेंट फोर्स है तो आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। मान लो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा 5 मीटर है ना, मतलब ये थोड़ा सा अजीब बन गया। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है मान लो 5 मीटर, और ये एंगल है 30 डिग्री, फोर्स का वैल्यू 2 न्यूटन। बताओ वर्क कितना होगा, कितना वर्क
ये फोर्स इस ब्लॉक पे कर रहा है। वर्क डन बाय फोर्स ऑन ब्लॉक बी, कितना वर्क डन हो? तो देखो, या तो आप फॉर्मूला लगाओ, या फिर मैंने क्या कहा था, आप किसी एक के कंपोनेंट कर लो। इस फोर्स के कंपोनेंट कर लो तो फोर्स के कंपोनेंट दो क्या करोगे? यह वाला कंपोनेंट कौन सा है? हाँ, 2 cos theta. हाँ, ये वाला कंपोनेंट आएगा 2 cos 30, है ना, 2 cos 30। और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा फोर्स का ये वाला 2 sin 30। तो हमको 2 sin 30 से कुछ लेना देना नहीं है, हमको फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट करोगे और वही वर्क करने वाला है। तो 2 cos 30 वर्क करेगा और 5 मीटर डिस्टेंस चलाए, तो 2 cos 30 इंटू 5। बोलो क्लियर है? तो tan इंटू ये हो जाएगा √3/2, तो ये आएगा 5√3। ये वर्क आएगा इतना जूल। वर्क को जूल में बताते हैं तो ये जूल या न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स न्यूटन में होता है, फोर्स न्यूटन में है और ये मीटर में। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 3 तरीके से कर सकते हो इसको, पर ये जो तरीके मैं बता रहा हूं उससे करोगे तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ये 5 मीटर, ये 30 डिग्री। अगर मैं एक काम करता, मैं इस दो फोर्स के कंपोनेंट नहीं करता, मैं डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट करता, तो उसके करूँ, डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट करूंगा तो इधर आएगा 5 cos 30 और ऊपर जाएगा 5 sin 30। पर इस वाले केस में मुझे कौन सी वैल्यू लेनी होगी, 5 sin 30 या 5 cos 30? 5 cos 30. 5 cos. या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के अलोंग निकाल लो, या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के अलोंग निकाल लो। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। वर्टिकल कंपोनेंट से कुछ लेना देना नहीं है, वर्टिकल से कुछ लेना देना नहीं है। तो आएगा एफ का वैल्यू 2 न्यूटन है, तो ये आएगा फोर्स, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो 2 इंटू 5 cos 30। या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, कि फार्मूला तो यहाँ तो सिंपल है, यहाँ एक्चुअली वैल्यू दिख रही है, तो आप फार्मूला लगाना भी यहाँ पे आसान रहेगा। फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि भाई अगर ये ब्लॉक है, ये डिस्प्लेसमेंट है 5, पर उस फार्मूला लगा करके आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपको खाली फार्मूला क्लियर हो। फार्मूला कहता है 30 डिग्री है, दोनों के बीच में, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो आप वर्क लगाओगे एफ एस cos थीटा, तो एफ का वैल्यू 2, ये हो गया 5, और ये हो गया cos 30, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री, बस दैट्स सिंपल। लेकिन फार्मूला ये वाली बात क्लियर नहीं कर पाएगा कि वास्तव में ये cos थीटा आ रहा है, मतलब या तो इसका इसके अलोंग कंपोनेंट या इसका इसके अलोंग कंपोनेंट। बोलो, बात क्लियर है? यस सर। चलिए एक मैं एक अच्छा सवाल लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा, और उसको हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले तो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम हियर, या एक काम करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये थीटा, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये लिफ्ट है मान लो पूरी, इस लिफ्ट में एक ब्लॉक रख दिया गया ये वाला, और ये लिफ्ट v वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, और ये ब्लॉक यहाँ रेस्ट पे ऐसा दे रखा है, ब्लॉक रेस्ट पे है, ब्लॉक का मास m है, और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन इज एक्टिंग, है ना, देयर इज सम फ्रिक्शन एक्टिंग, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है। तो बताओ इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं फोर्सेस ऑन द ब्लॉक? एक mg, एक नॉर्मल, एक फ्रिक्शन। हाँ, तो mg कहाँ लग रहा होगा? स्लोप की तरफ। नहीं, mg तो सीधा ही लग रहा होगा ना, डाउनवर्ड। हाँ सर, वही वही उसकी तरफ वो। अच्छा, और ये नॉर्मल पर नॉर्मल है, तो एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा इस ब्लॉक पे। Yes. कौन लगा रहा होगा? यस सर। ये सरफेस जो है, ये वाली जो सरफेस है वो लगा रही होगी, तो ऐसे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। यस सर। अच्छा, और क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा होगा इस पे?
राइट साइड ऊपर की तरफ कि नीचे की राइट तरफ? साइड, हाँ ऊपर की तरफ। साइड से ऊपर ऊपर हाँ ऊपर ऊपर की इसलिए साइड। इस mg के अगर देखो नॉर्मल के तो दो कंपोनेंट कर नहीं सकते इसके अलावा, क्योंकि नॉर्मल तो है वो सीधा ऐसे लग रहा है। तो यहाँ अगर इस वर्टिकल इस इंक्लाइन के अलावा अगर मैं नॉर्मल का कंपोनेंट करूंगा तो क्या आएगा, n cos 90, तो जीरो हो गया वो तो। हाँ तो इसका नॉर्मल का तो यहाँ कोई कंपोनेंट है नहीं, नॉर्मल का तो सारा कंपोनेंट यही है पूरा के पूरा। mg के दो कंपोनेंट जरूर कर सकता हूँ। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से कितना हो जाता है, ये एंगल कितना होता है, थीटा थीटा होता है ना। तो mg के दो कंपोनेंट, तो ये हो गया mg cos थीटा और ये हो गया mg sin theta। mg sin थीटा। तो ये mg sin थीटा क्या करना चाहता है, ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे लाना चाहता है। पर मैं कहता हूँ ये रेस्ट पे है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के काइनेटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली mg sin थीटा के बराबर ही mg होगी, sin theta के। क्योंकि उसको रोक रहा है। ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमने एक फोर्स तो निकाला नॉर्मल, और नॉर्मल का वैल्यू किसके बराबर होगा, क्योंकि ऐसे भी मूव नहीं कर रहा है तो mg cos theta के। हाँ, तो नॉर्मल हो गया mg cos थीटा। देखो अलग अलग फोर्सेस लिख रहा हूँ, ग्रेविटी हो गई mg, ये ग्रेविटी है, और फ्रिक्शन हो गया, कितना हो गया यहाँ पे, mg sin theta। mg sin थीटा। अभी मैं आपको सवाल ये पूछता हूँ, कि ये ब्लॉक t समय में मान लो ऊपर चला जाता है, ये पूरा के पूरा सेटअप उठ करके ऊपर चला जाता है, ये पूरा के पूरा सेटअप मान लो t समय में ऊपर चला गया है, तो होल सेटअप इज मूव सम डिस्टेंस। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये जो लिफ्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से है। बाद में एक्सेलरेटेड भी कर देंगे तो बाद में वो अलग सवाल बन जाएगा, पर अभी इस लिफ्ट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे हैं। तो टी समय में मान लो ये यहाँ पहुंच गई, ये इन दोनों का जो टाइम इंटरवल है वो टी है, इन दोनों पोजीशन का टाइम इंटरवल है टी। तो अभी आपको निकालना है कि mg का वर्क कितना होगा, फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा, और नॉर्मल का वर्क कितना होगा इस टी इंटरवल में। इन टी टाइम इंटरवल। तो सिंपल, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया। क्या कंसेप्ट है, mg जो है वो हमेशा नीचे लगेगा, यस सर। इसका मतलब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट देखना है तो खाली mg की डायरेक्शन में देखना होगा। तो mg की डायरेक्शन Yes, ये है, इसका मतलब खाली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ये ब्लॉक कितना गया, अगर ये रेस्ट पे है तो कितना जाएगा, v स्पीड से कितना चला जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो ऐसा, तो s का वैल्यू कितना आएगा, vt प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक्सेलरेशन तो जीरो है इस लिफ्ट का, तो s का वैल्यू कितना आ गया, vt आया कि नहीं आया। यस। इसका मतलब mg की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो vt हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वर्क बाय mg निकालना है, वर्क बाय mg, तो क्या लिखोगे, खाली mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो ये कितना आएगा, आंसर क्या है इसका, mg into vt। माइनस है क्योंकि cos 180 भी तो आएगा, हाँ। आएगा कि नहीं आएगा। अगर ऐसे होता, यस सर। mg भी नीचे होता और vt भी नीचे होता, तो वर्क बाय mg कितना आता, mg इंटू vt आता। प्लस पॉजिटिव, हाँ, लेकिन इसमें तो नेगेटिव आएगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन। mg vt। तो ये हमने mg का वर्क निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। यस सर। अभी फ्रिक्शन का वर्क निकालते हैं, चलिए फ्रिक्शन का वर्क निकालते हैं। फ्रिक्शन का वैल्यू पता है हमको, mg sin थीटा। तो इसको मैं कर रहा हूँ रब, और फ्रिक्शन का वर्क निकालते हैं। ऐसे है, फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ और उसका वैल्यू है mg sin थीटा, और इसका जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर vt से, ब्लॉक ऊपर vt से चल रहा है, ठीक है। मतलब मैंने दो पोजीशन नहीं बताई, ब्लॉक यहां से मान लो यहाँ पहुंच गया vt से, ऐसे समझो, यहाँ पहले यहाँ था, नीचे था,
अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो उसका मान लो वीटी हो गया, इसको हटाओ। तो अब ये वीटी डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला गया है ब्लॉक, क्योंकि वी स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, और टी समय में वीटी चलने वाला है और कुछ इसके पास चारा नहीं है। फ्रिक्शन का वर्क कितना हो, कैसे करोगे? देखो सिंपल है वैसे। ओके सर, क्या सिंपल है? बोलो। सर एक काम करो, मैंने आपको क्या बताया है, या तो फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट कर लो, या डिस्प्लेसमेंट की दिशा में किसके कंपोनेंट कर लो, फोर्स के, है ना? तो अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा डिस्प्लेसमेंट, ऐसा, अगर ऐसी लाइन है, ये लाइन है, ये वाली लाइन सीधी, अगर इस लाइन का मुझे फोर्स की डायरेक्शन में कंपोनेंट करना हो तो क्या करूंगा? मुझे ये जरूर पता है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा है, बोलो है कि नहीं? और ये वाला वीटी है, तो वीटी के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं तो ये हो जाएगा वीटी साइन थीटा, ये वाला, और ये, सॉरी नहीं, वीटी कॉस थीटा होगा, ये होगा वीटी कॉस थीटा। देखो अगर, क्योंकि ब्लॉक यहां से यहां गया है, इसका मतलब तो ये है कि ब्लॉक ऐसे भी गया है और ब्लॉक ऐसे भी गया है, बोलो गया है कि नहीं गया? यस सर। है ना? तो ये कितना हो जाएगा, वीटी साइन थीटा। साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो है इस फोर्स के अलोंग कितना है, वीटी कॉस थीटा कि वीटी साइन थीटा? वीटी साइन थीटा। वीटी साइन थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, mg साइन थीटा को किससे वी मल्टीप्लाई साइन करोगे? थीटा इंटू वीटी, वीटी साइन थीटा से। तो ये आएगा mg साइन थीटा इंटू वीटी साइन थीटा, बोलो क्लियर है? और क्योंकि यस दोनों सर। की डायरेक्शन एक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होने वाला है, नेगेटिव नहीं होने वाला। तो ये आंसर हो गया mg vt sin square theta। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए अभी Yes, नॉर्मल sir. का वर्क देखते हैं, नॉर्मल का वर्क देखते हैं, नॉर्मल का क्या वर्क होगा। सो लेट्स सी द वर्क ऑफ नॉर्मल। यहां ब्लॉक था, देखो मैं अलग अलग वर्क बता रहा हूं आपको कैसे करना है, क्या करना है। अगर समझ में आ रहा होगा तो कुछ खास नहीं है, नहीं आ रहा होगा तो फिर से पूछ लेना, डाउट हो तो। ये वीटी गया ऊपर, अच्छा नॉर्मल किस तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, है ना? तो अभी अगर मुझे वर्क निकालना है तो बताओ कितना वर्क आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा? वीटी इंटू mg cos थीटा। देखो मुझे फोर्स लेना है नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट है वीटी, तो या तो मैं वीटी का नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट कर लूं या नॉर्मल का वीटी के अलोंग कर लूं। तो एक काम करता हूं, मैं इस वीटी जो कि सीधा चला है उसी का कंपोनेंट कर लेता हूं नॉर्मल के अलोंग। देखो कैसे करता हूं मैं। तो देखो इसके ये ऐसे भी चला है और ये ऐसे भी चला है, और ये एंगल हमको पता है, ये एंगल कितना होता है, ये एंगल थीटा होता है। ये अभी थोड़ी देर पहले थीटा। निकाला, ये कितना है हमारे पास, वीटी साइन थीटा, और ये कितना वीटी है, साइन थीटा। वीटी कॉस थीटा है। वीटी cos थीटा। तो अब नॉर्मल के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है इस वीटी का, वीटी cos थीटा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, n इंटू वीटी कॉस थीटा, mg वीटी cos। और पॉजिटिव होगा क्योंकि नॉर्मल भी ऐसे लग रहा है और वीटी कॉस थीटा भी ऐसे ही जा रहा है, और नॉर्मल का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, mg cos थीटा होता है। निकाला था कि नहीं निकाला था, वो mg cos थीटा से बैलेंस करा करके। नॉर्मल ऐसे लग रहा है और mg cos थीटा ऐसे लग रहा था, बोलो क्लियर था बात? और इधर फ्रिक्शन लग रहा था यस सर। और इधर mg sin थीटा लग रहा था। क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे था तो f और mg sin थीटा एक जैसे थे और नॉर्मल और mg cos थीटा एक जैसे थे। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा इंटू vt cos थीटा। तो आंसर आएगा mg vt cos स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है? या फिर आप इसको
नॉर्मल के, मैंने अभी किसके कंपोनेंट किए, वीटी के किए कि नॉर्मल के किए? वीटी वीटी के। मैं नॉर्मल के भी वीटी के अलोंग कंपोनेंट कर सकता था। आपको कैसे कर सकते थे सर? तो देखो ऐसे कर सकते थे। अगर ये ब्लॉक ऐसे गया है ऐसे, और नॉर्मल एक्ट ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो एक काम करो, वीटी तो ऐसे ही रहने दो, और यहाँ जो नॉर्मल लग रहा है इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक वीटी के अलोंग और एक वीटी के परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ से ये लाइन खींचता हूँ, ये लाइन खींचता हूँ, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये थीटा है, ये भी थीटा है। नॉर्मल का ये कंपोनेंट कितना हो गया, एन कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट कितना हो गया, एन साइन थीटा। तो वीटी के अलोंग कंपोनेंट कितना आया नॉर्मल का, एन कॉस थीटा आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? यस सर। वर्क डन बाय नॉर्मल। तो या तो वीटी के नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट कर लो, या नॉर्मल का वीटी के अलोंग कंपोनेंट कर लो। वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा, तो होगा एन कॉस थीटा, और दोनों एक ही दिशा में इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, एन कॉस थीटा इनटू वीटी, और एन का वैल्यू फिर से mg cos थीटा, तो फिर से mg cos थीटा इनटू cos थीटा इनटू वीटी, तो ये हो जाएगा mg इनटू वीटी इनटू cos थीटा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो हमने इस तरह से सारे वर्क निकाल लिए। चलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, और ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि इसमें अलग अलग डायरेक्शंस में वर्क निकालना था, तो मेरे हिसाब से आपको अगर ये क्लियर हुआ होगा तो आगे और समझ में आएगा। चलिए अभी हम वर्क निकालते हैं किसका, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। अलग अलग फोर्सेस का वर्क निकालेंगे, स्प्रिंग का निकालेंगे, ग्रेविटी का हमने निकाल लिया। ग्रेविटी में हमने सीखा कि ग्रेविटी क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगती है, तो हमेशा ये कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी जाए, लेकिन ये डिस्टेंस कितना चला ये मैटर करेगा। समझ में आ रहा है? और अगर मान लो ऊपर से नीचे लाना होता तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी ले जाओ, लेकिन ये डिस्टेंस कितना चला वो मैटर करेगा। मान लो ये डिस्टेंस है h1, तो बताओ यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ और यहाँ पे ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ, इसमें ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ? दोनों में सेम है सर। नहीं, दोनों में केस अलग है दोनों का। इसमें नीचे से ऊपर ले जा रहा है, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो मीन्स सर ग्रेविटी एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। एक सर आप फर्स्ट वाले में प्लस mgh और सेकंड वाले में माइनस mgh। नहीं बेटा, सेकंड वाले में प्लस mgh, क्योंकि इसमें mg भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट mg की डायरेक्शन में h1 हो रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो mg की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नीचे, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है ना? यस और ये ऊपर जा रहा है। तो इसमें दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए वर्क माइनस mgh होगा। बोलो क्लियर है? और इसमें वर्क कितना होगा? यस सर। mg h1, अगर h1 लिया है तो। चलिए अभी स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना होता है पता है आपको? पढ़ाया किसी ने? पढ़ाया किसी ने? बोलो। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, फिर सूडो फोर्स, और फिर स्प्रिंग, ऐसे सबके वर्क डन निकालने पड़ेंगे। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये ब्लॉक है, यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। देखो फोर्सेस आपको पता है तभी ये चैप्टर आगे बढ़ रहा है, नहीं तो उसके बिना ये चैप्टर आगे बढ़ना मुश्किल था। 10 न्यूटन का, और मान लो आपने यहाँ पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, तो क्या ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा? नो सर। और स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन मैक्सिमम है तो
हाँ तो लगेगा कितना यहाँ? 5 5 न्यूटन। हाँ, क्योंकि यहाँ फेविकॉल की जो जरूरत है वो खाली 5 न्यूटन की जरूरत है, तो 10 पूरा क्यों लगेगा? ये स्टैटिक फ्रिक्शन फेविकॉल है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ये हाँ फेविकॉल है। फेविकॉल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 न्यूटन की है, कि मैक्सिमम 10 न्यूटन की कैपेसिटी तक झेल सकता है फेविकॉल। लेकिन हमें 5 न्यूटन की जरूरत है, तो फेविकॉल किस तरफ लगेगा, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट में, ऐसे, क्योंकि ऐसे ही तो रोका जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू उसकी 5 न्यूटन। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन जिन पॉइंट्स पे स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बॉटम पॉइंट्स पे लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स एट द बॉटम पॉइंट। एट बॉटम पॉइंट। देखो फिजिक्स में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो, आप ऐसा लगेगा कि वही तो चैप्टर बार बार चल रहा है। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? पूरी फिजिक्स में ऐसा लगेगा कि आप वही चीजें बार बार, रिपीटेशन है। फिजिक्स इज ओनली रिपीटेशन, नथिंग न्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स एट बॉटम, और बॉटम तो मूव कर ही नहीं रहा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉटम का? 0 कितना है? डिस्प्लेसमेंट। बॉटम का डिस्प्लेसमेंट 0 है। दो द स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग एट द बॉटम, बट स्टिल बॉटम का डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कितना 0 होगा? यस, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 होगा। मैंने एक सिंपल सा केस लिया और उसमें ही बता दिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होता है। क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन में वर्क डन 0 होता है? बहुत लॉजिक है, लॉजिक बहुत सिंपल है। लॉजिक ये सिंपल है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो फेविकॉल है, और फेविकॉल है तो चीजें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही, और मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या होगा? 0 है ना? द थिंग्स आर नॉट मूविंग रिलेटेड टू ईच अदर, थिंग्स आर एट रेस्ट रिलेटेड टू ईच अदर। एक दूसरे, जैसे यहाँ पे ग्राउंड था और ये ब्लॉक था, तो ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो देयर इज नो मूवमेंट। भले फोर्स लग रहा है, पर इस फोर्स का वर्क भी कितना होगा? अगर मैं खाली स्टैटिक फ्रिक्शन का नहीं पूछूं, मैं पूछूं इस 5 न्यूटन के फोर्स का कितना वर्क है, तो कितना है? ये तो एक्सटर्नल है ना? यस सर। इसका वर्क कितना होगा? थिंग्स आर एट रेस्ट रिलेटेड टू ईच अदर, ऐसे लिखने वाला था मैं। चलिए, हाँ बताइए मुझे कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना होगा। देखो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है इस ब्लॉक का? 0 0। ब्लॉक का 0, इसका मतलब जिस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जिस पॉइंट पे ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसका भी डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। ये वहीं का वहीं तो है पॉइंट। हाँ सर। तो 0, तो कितना आया वर्क? एक्सटर्नल का भी 0 है। जैसे ऐसी बात है कि अगर ये दीवार है, और दीवार को आप सभी लोग मिलकर के धक्का मारो बैठ करके, यहाँ पे दीवार हिलेगी क्या? नो सर। तो अगर दीवार के इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे आप धक्का मार रहे हो, वो नहीं हिल रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो आपने कितना भी फोर्स लगाया हो, लेकिन आपका वर्क कितना हो गया? 0 वर्क डन 0। डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 0, तो वर्क डन बाय योर एप्लीकेशन इज 0। तो आप कहोगे सर हम इतनी देर से क्या कर रहे हैं, हमको तो पसीना पसीना आ गया। लेकिन फिजिक्स के केस में हम जब मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं, सारी बातें मैं करूंगा आपसे, उसमें खाली वही वर्क काउंट होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट के बिना वर्क का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें मशीन चलानी है। मशीन में अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मशीन रुकी रहेंगी, तो हमें किस काम की आएंगी? बोलो, बात क्लियर है क्या? यस सर। अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप गाड़ी में बस धक्का मारते रहो, गाड़ी चले ही नहीं, तो गाड़ी किस काम की आपकी? तो आपका कितना भी पसीना बहा हो, उससे कुछ मतलब नहीं। हमें डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। फोर्स लगाया हो, फोर्स तो जरूरी है ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज मोस्ट नेसेसरी फॉर डूइंग मैकेनिकल यस वर्क। सर। तो यहाँ मैकेनिकल वर्क कितना हो गया? 0। चलिए आगे एक और एग्जांपल लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन का, और स्टैटिक फ्रिक्शन को थोड़ा और समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सर हाँ बोलो। सर 5 मिनट में हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है। चलिए इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी की चीजें हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।